सच में ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि अब इस स्तर पे राजनीति आ गया है इनका। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास क्योंकि कोई मौका नहीं मिल रहा इनको हमको टारगेट करने का या कुछ करने का, तो ये ईडी के माध्यम से पता नहीं किस माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं हम पे दबाव बनाने का। ठीक है, रेड के बाद तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। अभी तो आप लोग आए तो आप लोग से ही पता चल रहा है कि आप लोग कौन क्या बयान दे रहे हैं क्या है। तो अभी हमने नंबर नहीं लिया है, मैं नंबर अभी इशू कराऊंगी। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव विधायक थे, मंत्री थे। उनको चुनाव से ठीक पहले किसी उग्रवाद संगठन के साथ उनका साठगांठ होने का आरोप लगा के उनको जेल भेज दिया गया ताकि चुनाव वो नहीं लड़ सके। और जो आरोप लगाई है तमाम लोगों का जो नाम है वो बताएं तो क्या इसको लेकर के आप आगे मूव करें? देखिए, बहुत आसान सा चीज़ है। उनको बोलिए कि आप वो लोग का नाम उजागर कर दीजिए जो लोग बीजेपी में जो दूसरे पार्टी के लोगों को लाने का काम करते हैं। पहले हज़ारीबाग से लड़ने का ऑफ़र था, जब सत्र हम लोग का चल रहा था उससे काफ़ी पहले से था। तो उसके बाद जब हम लगातार इग्नोर किए इस टॉपिक को तो फिर डिक्लेयर हो गया। और उसके बाद फिर इनफैक्ट आज भी मतलब कंटिन्यूसली मेरे घर में कई दिन आरएसएस के लोग भी सुबह से बैठे हुए थे। हमारे साथ बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद है और उनका एक जो बयान देर रात जो आया कि बीजेपी किस तरह से प्रेशर क्रिएट करके चुनाव लड़वाना चाहती है और कई तरह के आरोप इन्होंने बीजेपी पे लगाए। उसके बाद रांची से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा है जो आपने बयान दिए हैं। देखिए, इसमें खलबली की क्या बात है, ये तो अब सर्वविदित है और मैं ये पहली बार अनुभव कर रही हूँ। मुझे लगा कि मतलब ये कैसे कर लेते हैं, लेकिन खुद पे जब बीत रहा है तो सच में ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि अब इस स्तर पे राजनीति आ गया है इनका कि कुछ भी करके मतलब क्योंकि इनका ध्यान हज़ारीबाग सीट में बहुत ज़्यादा है और ये खास करके बड़का गांव में सेंटर का पूरा नज़र है और बड़का गांव को बहुत सीरियसली ले रही है। तो निश्चित रूप से वहाँ कंटिन्यूसली क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं, लगातार इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया गया चुनाव के ठीक पहले। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव विधायक थे, मंत्री थे। उनको चुनाव से ठीक पहले किसी उग्रवाद संगठन के साथ उनका साठगांठ होने का आरोप लगा के उनको जेल भेज दिया गया ताकि चुनाव वो नहीं लड़ सके। अभी वो जिसके साथ साठगांठ दिखाया जा रहा है वो खुद एक बीजेपी के अधिकारी है। वो खुद बीजेपी के मतलब माननीय सांसद के साथ घूमते हुए कितना बार दिखे और वो अपने आप को मतलब बीजेपी से टिकट लेके उस क्षेत्र में लड़ने का भी दावा करते हैं। लेकिन अब उनके साथ किसका भी साठगांठ रहे वो कोई इशू नहीं है। और फिर मेरी माँ को आना पड़ा, पूर्व विधायक निर्मला देवी। जब वो आई तो उनके साथ भी वही किया गया और फिर एक षड्यंत्र के तहत ताकि पॉलिटिक्स पूरा इनका ख़त्म हो जाए, कई बार उनके साथ भी दबाव बनाया गया पार्टी चेंज करने का। वो भी आप लोग के इस बात सामने आए हैं, ये सब बात ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। और वो भी जब नहीं माने तो षड्यंत्र के तहत उनको राज्य बदल कर दिया गया। एक मामूली केस में इतना सारा चीज़ किया गया। सब कुछ आप लोग के पास है, सारा जानकारी है और लगातार लंबे समय में जेल में रखा गया। उसके बाद फिर वो चुनाव में तो निकल नहीं पाए। मुझे अपना पढ़ाई छोड़ के इस हालात में मुझे आना पड़ा। फिर लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला, फिर मैं चुनाव लड़ी और अभी ठीक चुनाव के पहले सेम पैटर्न ये लोग अपना रहे हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास क्योंकि कोई मौका नहीं मिल रहा इनको हमको टारगेट करने का या कुछ करने का, तो ये ईडी के माध्यम से पता नहीं किस माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं हम पे दबाव बनाने का। लेकिन हम पूर्व विधायक और मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव की बेटी हैं और अपने सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, स्वतंत्र हैं और कभी भी किसी के मुट्ठी पे रह के हम कभी नहीं चल सकते कि मतलब गलत काम हमसे कोई करवा ले।
तो रेड के बाद ये तमाम चीज़ों को लेकर आपकी बातचीत दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ हुई फिर? देखिए, रेड के बाद तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। अभी तो आप लोग आए तो आप लोग से ही पता चल रहा है कि आप लोग कौन क्या बयान दे रहे हैं, क्या है। तो अभी हमने नंबर नहीं लिया है, मैं नंबर अभी इशू कराऊंगी। ये बीजेपी दफ्तर में आज आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अंबा प्रसाद जो आरोप लगाई है, तमाम लोगों का जो नाम है वो बताएं, तो क्या इसको लेकर के आप आगे मूव करेंगे? देखिए, बहुत आसान सा चीज़ है। उनको बोलिए कि आप वो लोग का नाम उजागर कर दीजिए जो लोग बीजेपी में जो दूसरे पार्टी के लोगों को लाने का काम करते हैं, और पार्टी में आते के साथ उनको टिकट मिल जाता है, वो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये बिना कोई नेगोशिएशन का तो नहीं होता, बिना कोई तोल मोल का तो नहीं होता है। कुछ तो कोई तो लोग संपर्क करते होंगे, मुंह उठा के तो कोई नहीं चला जाता बीजेपी ज्वाइन करने, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या कोई भी लोग हो। इन पे कोई ना कोई तरह का तो दबाव कोई बनाते ही हैं। इन लोगों का नाम उजागर करे जो 100 से ज़्यादा वैसे लोग को दबाव बना के अपने पार्टी में दबाव देके या प्रलोभन देके अपने पार्टी में शामिल करवाए हैं। कुछ लोग पार्टी में जाते के साथ, अधिकांश लोग 100 से ज़्यादा लोग को सीधा टिकट मिला है, सीधा मंत्री पद मिल गया है, सीधा मुख्यमंत्री पद मिल गया है। तो ऐसे तो कौन से आपको लोग हैं? मैम जो ऑफर मिला था, किस तरह का ऑफर था? हजारीबाग से लड़ना या देखिए, चतरा? पहले हजारीबाग से लड़ने का ऑफर था। जब सत्र हम लोग का चल रहा था उससे काफ़ी पहले से था। तो उसके बाद जब हम लगातार इग्नोर किए इस टॉपिक को, तो फिर डिक्लेयर हो गया। और उसके बाद फिर इनफैक्ट आज भी, मतलब कंटिन्यूअसली मेरे घर में कई दिन आरएसएस के लोग भी सुबह से बैठे हुए थे मुझे ये समझाने के लिए कि ये सरकारी आवास में? नहीं, ये यहाँ नहीं, हजारीबाग। हजारीबाग में। और आज भी मेरे पास संपर्क किया गया कि वहाँ ईडी बैठी हुई है आपके घर पे, आप 15 मिनट में बताइए आपको चतरा से लड़ना है कि नहीं। अब आगे क्या करेंगी? आगे कुछ करेंगी कार्रवाई? देखिए, मैं नेम प्लेट लगा लूँ, सांसद बन जाऊँ, ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है। जब मैं अडानी अंबानी के खिलाफ या अडानी एनटीपीसी के खिलाफ, अपने क्षेत्र में जो कंपनीज है जो शोषण कर रही है उसके खिलाफ मैं आवाज़ नहीं उठा पाऊँ, तो मैं किसी पद को पाके मैं अपने आप को शक्तिशाली कैसे महसूस करूँगी? ये बताइए कि जो तमाम जो चीजें हुई हैं, राजनीति का जो स्तर है वो कैसे कैसे देखती हैं इन चीजों को? देखिए, राजनीति का स्तर तो बहुत ज़्यादा गिर गया है, और अगर हम जैसे लोग अगर हार मान ले और बैकआउट कर जाए, मेरे घर में तो सभी लोग काफ़ी दुखी हैं इस बात को लेके, काफ़ी प्रताड़ित हुए हैं। मेरे भाई का 4 दिन से तबीयत ख़राब था, उसको पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा था। और काफ़ी वहाँ पे भी काफ़ी टॉर्चर किया गया। मेरी माँ भी काफ़ी परेशान रही। मेरी दादी थी गांव में, उनको भी परेशान किया गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जो एक डीमोटिवेशन आ जाता है फैमिली में कि राजनीति छोड़ दो, तो मतलब वो तो एक समझ सकते हैं, एक माँ का दर्द होता है, एक दादी का दर्द होता है, या एक भाई का एक केयर होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चुनौती, हम लोग कई चुनौती पार करके आगे बढ़े हैं। अगर यहाँ से हम लोग बैकआउट कर जाए और हार मान ले, तो ये मेरी हार नहीं, बहुत मतलब ये बहुत बड़ा डैमेज मुझे नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सिस्टम को डैमेज करने वाला चीज़ है। और हम चाहेंगे कि लोग पॉजिटिवली जो राजनीति में है चीज़ों को बदलने के लिए, अच्छा करने के लिए, वैसे लोग, कई सारी चुनौतियां आएंगे राजनीति में, क्योंकि आज का दौर जिस तरह का, आज का राजनीति जिस तरह से है, निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे। अगर आप सही रास्ता में चलोगे तो बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन टूटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और एक ना एक दिन हम लोग को सत्य का जीत होगा, और निश्चित रूप से सत्य का जीत होगा तो जनता का जीत होगा। ये हमारे साथ ये बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद थी। इन्होंने ये कहा है कि सत्य की राह में बहुत चुनौतियां होती हैं, तमाम चीज़ों को लेकर ये आगे भी बढ़ेंगी और संघर्ष भी करेंगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।